Students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे आप ठीक ठाक होंगे और रोज़ का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं डिफिशिएंट डिमांड क्या है। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें डिफिशिएंट डिमांड जो है वो क्लियरली बड़ा पिक्चर में नहीं बना सका, इसमें बना रहा हूँ क्योंकि उसमें ब्लैक बोर्ड पे स्पेस कम था। आइए सीखते हैं पहले डिफिशिएंट डिमांड क्या है और फिर डिफिशिएंट डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेज है क्या, उसके परिणाम है क्या, उसके दुष्परिणाम है क्या। मेरे बच्चों, जब हम डिफिशिएंट डिमांड के बारे में सीखने लगते हैं सबसे पहले ये देखिए क्या है। ये है हमारे पास AS यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम एग्रीगेट आउटपुट भी कह देते हैं नेशन का, और इसको बेचने के बाद जो जनरेट होती है वो होती है एग्रीगेट इनकम। और ये है हमारा AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड काटते हैं वहाँ हमारे पास जनरेट होता है इक्विलिब्रियम। जी हाँ, जहाँ AD AS को काटेगा वहाँ हमारा जनरेट होगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है जहाँ हम सभी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रही हैं। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज का हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उनके बच्चों। ये आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये जो पॉइंट आया है इसको हम ये कह सकते हैं सुफिशिएंट डिमांड। सुफिशिएंट डिमांड एक ऐसी डिमांड, हालांकि ये पॉइंट तुम्हारे को मैं जान के बता रहा हूं, तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये पॉइंट हमारी किताबों में नहीं है, बट क्योंकि इसे हमने पढ़ा है, इसे हमने समझा है, इसके बाद सुफिशिएंट डिमांड पर्याप्त मांग के बाद हम सीखने जा रहे हैं डिफिशिएंट डिमांड। मैंने आपको कहा था AD AS जहां बराबर होते हैं और रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा होता है वहाँ होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का स्टेज, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। अच्छा, AD AS जहाँ हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, जहाँ हम रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। और ये फुल एम्प्लॉयमेंट का वो लेवल है यहाँ पर इतना ही हमारे पास इनकम है, इतने लोगों को रोजगार मिला है, सभी लोगों को रोजगार मिल गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, और इन्हीं से जो आउटपुट पैदा हुआ वो GDP है और इसी को इनकम कहते हैं। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ हम तीनों चीजें लिख सकते हैं। मेरे बच्चों, डिफिशिएंट डिमांड क्या है? ये सफिशिएंट डिमांड थी। मैं इसे रफ कर रहा हूँ बेटा क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस है नहीं। ठीक है, और ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था ADU। अब ये हमने सफिशिएंट डिमांड स्टेज, सफिशिएंट डिमांड की स्टेज समझी है। हम समझना चाहते हैं डिफिशिएंट डिमांड को। डिफिशिएंट डिमांड वो स्टेज होती है मेरे बच्चों जहां AD AS से कम होती है, अर्थात AS बड़ी होती है। यहाँ तो ये भी 100 करोड़ है, यहाँ भी ये भी 100 करोड़ है, ये सफिशिएंट डिमांड है। यहाँ सप्लाई तो 100 है लेकिन डिमांड इसकी कितनी है? 80 करोड़। ये जो स्टेज है जहां पर AS AD से बड़ी है वो है डिफिशिएंट डिमांड। अर्थात यहाँ पर जो AD है, ठीक है, ये AD फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की थी लेकिन ये AD जो है अंडर लेवल है। ये देखो फुल पे होती तो 100 होती, फुल पे होती तो कितनी होती? 100, लेकिन यहाँ AD कितनी है? फुल नहीं, अंडर है। ये जो दूसरी लाइन मैंने ली है एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट, U लिखा है मैंने, अंडर के लिए U, इसी का नाम हो सकता है। ये ADU जो है अंडर वाली जो स्टेज है इसमें जो है, ठीक है, इसमें ये 100 है, ये 80 है। ADU जो है इसे हम ADU को एक और नाम दे सकते हैं, प्लान डिमांड। प्लान डिमांड भी कह देते हैं, आपकी बुक में शायद प्लान डिमांड लिखा होगा। फिर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है। यहाँ जो ये AD है, ये जो आया इनके बीच का डिफरेंस, ये डिफिशिएंट डिमांड है। यही क्रिएट करेगी डिफ्लेशनरी गैप, यही करेगी डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि ये डिफ्लेशनरी गैप जो है वो कैसे आएगा? डिफ्लेशनरी गैप कैसे बनता है? डिफ्लेशनरी गैप बनता है AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहां से लेके यहां तक, यहां M दे दीजिए, मान लीजिए वो EM है, ठीक है, और AD एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या है? इस AD ने इस AS को कहां काटा? यहां, ये हमारे पास क्यू पॉइंट आ गया,
या इक्विलिब्रियम नंबर 2 कर लो, E2 आ गया, इक्विलिब्रियम 2। ये जो है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले भी आ सकता है। वो किस स्टेज में आएगा? जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले आता है तो वो स्टेज होगी अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये वो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, यहां पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा, कुछ रिसोर्सेज ऐसे दिन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसी जगह पर जो डिफरेंस आएगा, यहां से यहां तक का डिफरेंस आएगा, यही है आपकी डिफिशिएंट डिमांड। ठीक है, इसी को हम डिफिशिएंट डिमांड बोलते हैं और ये जन्म देती है डिफ्लेशनरी गैप। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड अर्थात न्यून मांग के, यानी मांग के कम हो जाने के, न्यून मांग कह सकते हैं या अभावी मांग। अभावी मांग भी ऐसी मांग है बेटा जिसमें डिमांड कम होगी। अभावी मांग, न्यून मांग, या हम कह सकते हैं लैक ऑफ डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड। इसके होने से क्या परिणाम निकलता है? पहला परिणाम ये मेरे बच्चों, मैंने आपको समझा दिया कि ये डिफिशिएंट डिमांड है, यहां भी कह सकते हैं डिफिशिएंट डिमांड, या इसने क्रिएट कर दिया डिफ्लेशनरी गैप। ये जो गैप है यहां और यहां का, ये समानांतर लाइनें हैं, ये दोनों का गैप बराबर है। कैसे आता है डिफ्लेशनरी गैप? अगर मैं यहां पर एक वर्ड दे दूं जिसको मैं कह सकता हूं कि यहां एन है, तो डिफ्लेशनरी गैप को लिखने के लिए कैसे आ जाएगा कि ई एन है। ई एन क्या है? डिफ्लेशनरी गैप। ई एन जो है वो कैसे क्रिएट हुआ? ई एन क्रिएट हुआ एम ई, एम से लेके ई तक का जो आपका था डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एम ई जो आपके लिए एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी था। यहां से देखिए एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एग्रीगेट डिमांड माइनस एन ई, एम एन। एम एन आपका है एग्रीगेट डिमांड एट अंडर यूटिलाइजेशन। जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड में, फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड आपकी 100 है, अंडर वाली अभी कितनी है 80, तो जो कम हुआ उसने गैप पैदा करा। कितना गैप पैदा हुआ? 20 करोड़ का। तो मेरे बच्चे जो ई एन है ना, इसे डिफ्लेशनरी गैप क्या देते हैं। ठीक है, डी से मैं लिख गया ई एन ई, डिफ्लेशनरी गैप है मेरे बच्चों, कि आपका 20 करोड़ का है वो ये पैदा हो रहा है। क्या होता है? पहला जो कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आ रहा है वो ये है कि इसमें ये जो डिफ्लेशनरी गैप बनता है, या ये जो आपकी डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है, इसमें हमेशा अंडर इक्विलिब्रियम होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम यहाँ होना था मेरे बच्चों, लेकिन ये तो डिफिशिएंट डिमांड जनरेट कहाँ हुई? इसकी वजह से जनरेट हुई। किसकी वजह से? कि जब एडी एफ ना हो करके एडी यू होगी, अर्थात अंडर होगी, या प्लान इकोनॉमी होगी, प्लान डिमांड हो गई, तो इससे जो गैप क्रिएट हुआ, ये जो गैप है मेरे बच्चों, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्टेज पे है। अब जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे पहले अंडर की स्टेज में, देखो इससे पहले हो जाए तो कहते हैं अंडर की स्टेज में एम्प्लॉयमेंट पर डिमांड है। डिमांड कितनी है? अब यहाँ पर डिमांड है E2 था ना, ये डिमांड इतनी है। पहले डिमांड कितनी थी? इतनी। पहले डिमांड इतनी थी, अब डिमांड कितनी है? इतनी। ठीक है मेरे बच्चों, पहला कॉन्सिक्वेंस जो बना वो ये बना कि इसमें जो है जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं बल्कि उससे पहले हो जाता है, क्योंकि उतनी डिमांड ही जनरेट नहीं हो पाई। डिमांड कितनी रहेगी? ADU जितनी डिमांड रहेगी, तो इसने इक्विलिब्रियम को AS से मिलकर पहले ही स्थापित कर दिया। ये इक्विलिब्रियम यहाँ स्थापित नहीं हो रहा जहाँ AD AS काट रहे थे, AD और AS काट रहे थे, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाले काट रहे थे। ये यहाँ हो गया जहाँ इसने AS को पहले ही काट दिया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया। तो मेरे बच्चे जो E2 का पॉइंट आया है, इसने इक्विलिब्रियम को पहले एस्टेब्लिश कर दिया, अर्थात प्लान डिमांड कम होने की वजह से ये पहले एस्टेब्लिश हो गया। दूसरा कॉन्सिक्वेंस जो उसमें निकलेगा वो डिफ्लेशनरी गैप का पैदा होना है। डिफ्लेशनरी गैप क्यों पैदा हुआ? क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप इसलिए पैदा हुआ क्योंकि डिमांड कम थी। डिमांड कम थी प्रोड्यूसर के पास, तो प्रोड्यूसर की डिमांड कम होने की वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट को टच ही नहीं कर पाए, उससे पहले इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया। तो इससे दूसरा जो परिणाम निकलता है कॉन्सिक्वेंसेस, वो डिफ्लेशनरी गैप का पैदा होना होता है। तीसरा होता है अनडिजायरेबल स्टॉक। मैंने आपको बताया जो हमारी डिफिशिएंट डिमांड है AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे 100 करोड़ होनी थी, हमारी होगी AD एट U, क्योंकि U नहीं जनरेट किया, U कितनी थी 80। अब कितनी करोड़ रुपए का ये जो डिफ्लेशनरी गैप आपके पास आ रहा था, 20 करोड़ रुपए का ऐसा स्टॉक होगा जिसे हम क्या कह सकते हैं? अनडिजायर्ड स्टॉक। ये अनडिजायर्ड स्टॉक है, और ये स्टॉक किसके पास होगा मेरे बच्चों? ये स्टॉक होगा प्रोड्यूसर के पास। बिल्कुल
सही है। सप्लाई तो आ रही थी 100 करोड़ रुपए की, क्योंकि ADAS सफिशिएंट स्टेज पे बराबर होते हैं। सप्लाई आई थी 100 की, डिमांड 100 नहीं थी। अगर होती तो सफिशिएंट डिमांड होती, लेकिन क्योंकि सप्लाई कितनी है, अब ये है 80। एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो 100 होनी थी, क्योंकि अंडर में कितनी है 80। तो इसने जो गैप बना दिया, 20 करोड़ रुपए की वस्तुएं प्रोड्यूसर के पास पड़ी रह गई। इससे अनडिजायर्ड स्टॉक जो है वो हुआ। अगले साल उसकी प्लानिंग होगी कि वो इस अगले साल के अनुमान लगाए कितनी डिमांड है, उसमें से ये स्टॉक घटाए और बाकी का प्रोडक्शन करे, अर्थात वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा और अगले साल प्रोडक्शन भी कम करेगा। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट को समझने के लिए देखिए, ये जो अनडिजायरेबल स्टॉक बचा है, ये सारा स्टॉक बिक जाना था। ये जो स्टॉक बचा है ये बिक जाना था, और बिकने के बाद हमें क्या होता, प्रॉफिट। अब ये टाइम पे नहीं बिका, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इतने प्रॉफिट का क्या हो गया, लॉस। अगर ये स्टॉक सारा टाइम पे बिक जाता तो हमें होना था प्रॉफिट, जैसे भी होता प्रॉफिट हो जाता, एट पार पे भी जाता तो भी कुछ प्रॉफिट होता। लेकिन अगर ना बिकने की वजह से पूंजी की कॉस्ट पड़ रही है और एक्सपेंसेस पे पड़ा हुआ है, हमारी कॉस्ट उसमें फिक्स हो चुकी है, ये नहीं बिका तो जितना प्रॉफिट हमें हो सकता था वो नहीं हुआ, उतने का हमें क्या हो गया, लॉस। तो इसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये 4 कॉन्सिक्वेंसेज जो है हमें डिफिशिएंट डिमांड में फेस करने पड़ते हैं।